गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 8th पार्ट शुरू करेंगे। इसके 7th पार्ट में मैंने शुरू किया था कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। वहाँ पर हमने कंबस्शन को डिस्कस किया था। बच्चों, अब कंबस्शन के बाद कार्बन कंपाउंड्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें और डिस्कस करनी है। उसमें से पहली प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीडेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, और ये ऑक्सीडेशन 2 तरह का हो सकता है। पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक्चुअली कंबस्शन होता है। कंबस्शन में हमने क्या किया था, कार्बन कंपाउंड्स को लेकर के ऑक्सीजन की रिच सप्लाई में बर्न किया था, जिससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट एनर्जी मिली थी। तो वहाँ पर कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन की सप्लाई में गर्म किया था तो वहाँ पर उसका कंप्लीट कंबस्शन हुआ था, जिसको हमने कहा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन के बारे में। बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एयर की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को आप कैरी कर सकें। इसके अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को विच आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस, इनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो बच्चों, ये जो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, इट इज कैरीड आउट यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस। आइए इसको हम एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो सब्सटेंस लिया है वो है एथिल अल्कोहल, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल या OH प्रेजेंट है। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होता है, दे आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस लाइक एथिल अल्कोहल। तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के बाद में ये जो एथिल अल्कोहल था ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये चेंज हो जाता है एसिटिक एसिड में। बच्चों, ये जो एसिटिक एसिड यहाँ पर लिया गया है, इसका फॉर्मूला आप देखिए क्या है, CH3COOH। आप यहाँ पर देखिए एथिल अल्कोहल में सिर्फ एक ऑक्सीजन था, जबकि एसिटिक एसिड में एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो क्या हुआ, ये अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। Why? Because these are oxidizing agents and they are capable of adding oxygen to other substances. क्या हुआ, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया एसिटिक एसिड में, और इसके साथ में वाटर भी बनता है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस थी, इसको आप एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इसमें देखिए हमने क्या किया है बच्चों, इसमें हमने एथिल अल्कोहल को लिया है और उसको डायरेक्ट हीट नहीं किया है। उसको कैसे हीट किया है, उसको हमने हीट किया है वाटर बाथ पर। वाटर बाथ पर जब हमने एथिल अल्कोहल को हीट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस एथिल अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। बच्चों, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये पर्पल कलर का होता है,
और आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इस कलरलेस अल्कोहल में पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर से कलरलेस हो गया। तो क्या हुआ इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में एक्चुअली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ एसिटिक एसिड में। यहां पर हुआ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और इन टर्न क्या हो गया, ये जो KMnO4 था उसका रिडक्शन हो गया। तो इसका हो गया रिडक्शन और रिडक्शन के बाद में ये कलरलेस हो गया। तो बच्चों इस प्रोसेस में हुआ क्या, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया और ये जो आपने अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लिया था इसका रिडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंबस्शन, और एक होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन विच इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। चलिए अब हम अपना अगला केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब हम अपना अगला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स टू सब्स्टिट्यूट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स by another atom or group of atoms without any change in rest of the molecule। इसका मतलब होता है कि जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल के किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करके उसकी प्लेस खुद ऑक्यूपाई कर लेता है और इस तरह से ऑक्यूपाई करता है कि जो मॉलिक्यूल का बाकी पार्ट है उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बच्चों ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आज हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। वैसे तो सैचुरेटेड कंपाउंड नॉर्मली अनरिएक्टिव और इनर्ट नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? आपको पता है कि ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन के चारों बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होते हैं। तो बच्चों कार्बन की जो चारों वैलेंसीज होती है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये दोनों बॉन्ड के बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं दे आर अनरिएक्टिव एंड इनर्ट इन नेचर। लेकिन बच्चों जब ये सैचुरेटेड कंपाउंड क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में आते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर या हीट, तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इज अराउंड 520 to 670 केल्विन तो क्लोरीन गैस बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। आइए हम उसमें से एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब सैचुरेटेड कंपाउंड मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ में, बच्चों जब मीथेन क्लोरीन गैस के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में या 520 से 670 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है तो वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है। इसमें क्या होता है कि एक क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी प्लेस खुद ऑक्यूपाई कर लेता है। आप देखिए कि अगर इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं और उसकी जगह क्या लिख दूं, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैंने लिख दिया क्लोरीन, तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ये बन गया CH3Cl और यहाँ से एक क्लोरीन बच गया और ये हाइड्रोजन जो यहाँ से रिप्लेस हुआ है वो दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, HCl।
तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ये था हमारा मीथेन, क्लोरीन ऐड हो गया तो अब हम इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन। सो दिस इज क्लोरोमीथेन। तो ये बन गया हमारा पहला कंपाउंड। अब अगला देखिए, इस क्लोरोमीथेन में अभी भी 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। बच्चों अगर आप क्लोरीन एक्सेस में लीजिएगा तो वो क्लोरीन इन तीनों हाइड्रोजन्स को बारी बारी से रिप्लेस कर देगा। आप देखिए यहाँ पर हमने लिया था CH3Cl, ये था हमारा CH3Cl। ये फिर से जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा अंडर सिमिलर कंडीशन तो क्या होगा? अब दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और जब ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, और इस पोजीशन पर भी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, और ये दोनों क्लोरीन आ गए। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन गया वो यहाँ के एक क्लोरीन के साथ में मिल करके फिर से क्या बना लेगा? HCl। अब आप देखिए ये तो था हमारा क्लोरोमीथेन, यहाँ पर एक क्लोरीन और ऐड हो गया तो इसको हम कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन। सो दिस इज योर डाइक्लोरोमीथेन। अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन बना इसमें अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो ये डाइक्लोरोमीथेन का क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है CH2Cl2। तो ये जो CH2Cl2 है ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ में अंडर सिमिलर कंडीशन। अब तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये क्या है? ये है CHCl3। इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और बच्चों इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ये हो गया हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसके साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। बच्चों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी और बचा हुआ है, इस हाइड्रोजन को भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमको मिला ये CHCl3, ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से अंडर सिमिलर कंडीशन, तो ये जो लास्ट हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा। अब जब ये लास्ट हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो चारों पोजीशन पे आप देखेंगे कौन आ गया? चारों पोजीशन पे आ जाएगा क्लोरीन। इसका क्या नाम होगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा टेट्रा। 4 क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो बच्चों अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तो क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने बारी बारी से सारे हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बच्चों ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ? इसमें क्लोरीन ने बारी बारी से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए हम अगला रिएक्शन शुरू करते हैं, और अगला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। बच्चों अब हम अपना लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मीन्स व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। बच्चों इस केस में सारे रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देते हैं। आप देखिए कि आपने 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। पहला आपने पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन को ऐड करा करके उसको बदला जा सकता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। हाइड्रोजन को ऐड कराने को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं।
आप इस रिएक्शन को देखिए, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजिनेशन कराया गया है। What do you mean by unsaturated hydrocarbon? Unsaturated hydrocarbons are those organic compounds which are made up of only carbon and hydrogen atom, and in their carbon chain they contain at least one double or triple bond. बच्चों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बने होते हैं और उनमें कार्बन की चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब इस तरह के कंपाउंड्स में हम निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं तो वो बदल जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हों और जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हों। इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें आप देखिए वेजिटेबल ऑयल में कौन ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल एट टेम्परेचर अराउंड 473 केल्विन। और वो किस में बदल जा रहा है? वो बदल जा रहा है वेजिटेबल घी या वनस्पति घी में। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है किसमें? वेजिटेबल ऑयल में। बच्चों, ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड होता है और जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तब वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है वनस्पति घी या वेजिटेबल घी में, जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है। बच्चों, आपने सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि वेजिटेबल घी का यूज़ नहीं करना चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और उसके कंपैरिजन में हमें ऑयल का यूज़ करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वेजिटेबल घी होता है इससे हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो हम इस रिएक्शन को कराते ही क्यों हैं? बच्चों, इस रिएक्शन को इसलिए कराया जाता है क्योंकि आप वेजिटेबल ऑयल को लंबे समय के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, जबकि वेजिटेबल घी को बहुत लंबे टाइम तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। आइए अब इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर एडिशन रिएक्शन की हेल्प से हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में चेंज किया है। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको जब हम ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो क्या होता है? बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाता है और इस डबल बॉन्ड के टूटने से यहाँ पर दो ब्रोमीन एटम्स कार्बन से जुड़ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन की चारों वैलेंसीज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई हैं। तो क्या हुआ? ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बदल गया। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन की हेल्प से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज के वीडियो में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझा और जाना। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।